डॉक्टर आनंद कुमार, आपसे जरा एक चीज, क्योंकि इन्होंने मनोज सिन्हा साहब का नाम लिया, आप जहां से आते हैं वहीं से मनोज सिन्हा साहब भी आते हैं, और मुझे लगता है कि थोड़ा मनोज सिन्हा साहब को उनको चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश बनना था, जिस तरह से कुर्सी छीन गई उनसे, तो शायद थोड़ी सहानुभूति भी होनी चाहिए भाई। यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनते बनते वो बेचारे भेज दिए गए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, ठीक से में घूम भी नहीं सकते हैं, डल लेक में अकेले हवा भी नहीं खा सकते हैं। तो खैर, एक बेसिक बात जो रहमान साहब ने कही है, डॉक्टर आनंद कुमार, कितनी जिम्मेदारी कश्मीर से बाहर रहने वालों की है? क्योंकि मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं, आप दो तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं इस सब्जेक्ट पे बोलूंगा, आपके पास बहुत से ऐसे सब्जेक्ट थे जो मैंने आपसे कहा कि आप उस पर बोलिए, आपने कहा नहीं कश्मीर पे शायद आपको लगा कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी है बोलना। तो हम लोग जो कश्मीर के बाहर रह रहे हैं उन लोगों की कितनी जिम्मेदारी है इस बात को उठाने की? कश्मीर इस समय भारतीय लोकतंत्र की एक तरह से उसका कब्रिस्तान जैसा बन रहा है। यहाँ पर जो परिस्थितियां हैं, आप बहुत दिनों के बाद पहला चैनल बन गए जिसने कि कश्मीर की आवाज को देश को पहुंचाने का काम करने की हिम्मत की है। आपने देखा कि अनुराधा जी बोल रही थी, बहुत नाप तौल के बोल रही थी, लेकिन उनका एक एक वाक्य तकलीफ से भरा था। और शेख अब्दुल रहमान साहब, जिनको मैं एक अरसे से जानता हूँ, ये 77 में जो क्रांति हुई थी, संपूर्ण क्रांति से बनी हुकूमत थी, उसमें ये संसद के सदस्य बने थे 50 साल पहले। ये बेहद नरम मिजाज आदमी है। ये कश्मीर के गांधीयंस की परंपरा में जोड़े जाते हैं, जयप्रकाश और लोहिया की परंपरा से जुड़े जाते हैं, लेकिन ये रोके, इनकी बात रुक नहीं रही थी। कितनी खराब चीजें इनकी आंख के आगे से गुजर रही थी। एक संविधान बना था भारत का, उसको आपने रौंद दिया। एक संविधान बना था कश्मीर का, 5 बरस की मेहनत से बना था, उसको आपने गद्दी की टोकरी में फेंक दिया। और अब आप सेना के बल पर और दिल्ली शासन की दबंगई के बल बनाने का दावा करते हैं। जो कश्मीर को जानते हैं उनको मालूम है कि कश्मीर में मुसलमानों के बीच में अकबर के बारे में बेहद नफरत है। क्यों? क्योंकि अकबर करके हुकूमत करने की कोशिश कर रहे थे। जब अकबर का ये हाल है तो आपका क्या हाल होगा? मेरा कश्मीर के साथ बौद्धिक संबंध है। मेरे दोस्त वहां पर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे 3-3, मैं वहां का विजिटिंग प्रोफेसर रहा। कुछ कश्मीरी छात्र छात्राओं को हमने पढ़ाने का काम किया दिल्ली में नेहरू विश्वविद्यालय में। जैसा अभी श्रवण जी ने कहा, जैसे आम पाकिस्तानी सपना देखता है कि भारत के लोगों के साथ रिश्ते बेहतर हों, हमारे बच्चे बच्चियों को पढ़ने का मौका मिले, हमारे बुजुर्गों को इलाज का मौका मिले, हमको व्यापार का मौका मिले, कश्मीर में उससे ज्यादा तमन्ना है कि हम भारत के, इतने बड़े भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में अपने बच्चों को भेज सकें, इतना बड़ा व्यापार का क्षेत्र है, उसमें व्यापार कर सकें। और ताज्जुब की बात यह है कि हर कश्मीरी व्यापारी का एक छोटा हिस्सा व्यापार का दिल्ली और बंबई में जरूर रहता है। ये जुड़ा हुआ है व्यापार से, ये जुड़ा हुआ है इतिहास से। शैव परंपरा के जो श्रेष्ठतम दार्शनिक थे वो कश्मीरी थे। बौद्ध परंपरा का विस्तार नालंदा से होते हुए कश्मीर के जरिए तिब्बत और उससे आगे हिमालय में गया था। और आज भी कश्मीरी इस्लाम एक अलग तरह का इस्लाम है, जिसमें संस्कृति और धर्म के बीच लगातार संवाद है। ये सब आप नष्ट कर रहे हैं। किसके लिए? वोट के लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि कश्मीर को जितना सताया जाएगा उतना ही ये मैसेज जाएगा कि हम तुष्टीकरण की राजनीति से अलग हैं। आप इस समय कश्मीर को जोड़ने के लिए जो रास्ता अपनाया गया है, जो सड़क बनाई जा रही है, वो सीमा की सुरक्षा बल की सड़क है, वो सेना की सड़क है। उसमें इंसानी और कानूनी दोनों की उपेक्षा है। ऐसा हिटलर ने किया था और उसका 1-2 साल नहीं, 6 साल चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा था। दावा यही था कि इतिहास में कभी हमारा कोई एक राजा जमींदार, और वहां के कुछ लोग जर्मन भाषा बोलते हैं इसलिए हमारा हिस्सा है।
और दुनिया में चुप्पी थी। जो आपने कहा कि कश्मीर के बाहर के लोगों की क्या जिम्मेदारी है, वही जिम्मेदारी है जो दुनिया की हिटलर के राज में जर्मनी से सताए जा रहे लोगों के बारे में थी। और हम जितना बोलेंगे आवाज की उतनी गूंज होगी। मैं आपको बताऊं कि अगर आप शेख अब्दुल रहमान साहब जैसे लोगों को, अनुराधा जी जैसे लोगों को देश के सामने पेश करेंगे तो जो झूठ का तिलिस्म बना हुआ है वो टूट जाएगा। अभी कश्मीर के दो ही खबरें हैं, आतंकवादियों का एक हमला हुआ और हमने एक को मारा, उन्होंने दो को मारा वगैरह वगैरह, और दूसरा कि हमने यहां वहां दबिश करके कुछ भारत विरोधी ताकतों को पकड़ा है, पाकिस्तानियों को पकड़ा है, और कोई खबर ही नहीं है। ये जो चल रहा है, मैं जरूर ये मानता हूं कि श्री मनोज कुमार सिन्हा, उनके करियर का ये बहुत बड़ा मौका है, और अगर उन्होंने जमहूरियत के लिए कुछ किया तो उनका भविष्य उज्जवल होगा, वरना वो इतिहास के मलबे में वैसे ही दब जाएंगे जैसे श्री जगमोहन दब गए थे। कश्मीरी पंडितों के बीच में भगदड़ मचाने का काम पाकिस्तानी जासूसों ने, कश्मीर के आतंकवादियों ने कितना किया हमको नहीं मालूम, लेकिन उस समय के राज्यपाल महोदय ने बहुत ज्यादा किया। मैं ये समझता हूं कि आप 1 घंटे की बातचीत में डिमिनिशिंग डेमोक्रेसी के लहजे से, अंदाज से तो जरूर कश्मीर का जिक्र होना चाहिए, तफसील से समझना चाहिए, लेकिन कश्मीर पर ही आपको एक दिन पूरे देश को ध्यान में लेते हुए टॉकेथॉन करना चाहिए। ये बेहद जरूरी काम है, और जैसे अंधेरे में एक छोटा दिया भी उजाले की शुरुआत हो जाता है, वैसे आनंद वर्धन जी आपका ये प्रोग्राम उसकी शुरुआत कर रहा है। मैं तो बहुत दिनों बाद शेख साहब की आवाज सुन पाया हूं, और मुझे ये लगता है कि जितनी संजीदगी से इन्होंने बातों को रखा, इन्होंने एक भी भावना की बात नहीं की, एक बार भी इन्होंने हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं किया, एक बार भी इन्होंने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, खाली इन्होंने तकनीकी बातें की, कानूनी बातें की, संविधान की बातें की। ऐसे लोग बहुत कम बचे हुए हैं, भारत में बहुत कम बचे हुए हैं, कश्मीर में तो और भी कम है। तो हमको लगता है कि अनुराधा जी, शेख अब्दुल रहमान साहब और इस तरह के जो लोग हैं, ये हमारे लिए उम्मीद का चिराग हैं। मैं जहां तक देख पा रहा हूं, हम लोगों को बोलना पड़ेगा। जैसे हम लोग तिब्बत के बारे में बोलते हैं, चीन की बहुत दबंगई है तिब्बत में, लेकिन तिब्बत की आवाज आप जितनी दबाना चाहते हैं चीनी नेता लोग, उतनी ही वो ऊंची होती है। ऐसे ही भारत के नेताओं को आज दुनिया के दरबार में जहां जहां जाते हैं, चाहे पर्यावरण का सम्मेलन हो, चाहे खेल का मैदान हो, और चाहे औरतों के मुद्दे हो, घूम फिर करके एक सवाल जो सबसे ऊपर आ जाता है वो कि कश्मीर में क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और ये जो इंटरनेट आप बंद कर देते हैं, अभी आपकी मशीन शुरू में थोड़ा गड़बड़ हुई, आप कितने नाराज हो गए जियो वाले पर, हम कितने परेशान हो गए। घंटे भर का प्रोग्राम है और उसमें 5-7 मिनट खराब हो गया, कितना खराब लगता है। महीनों महीनों आपने इंटरनेट बंद कर रखा, महीनों महीनों आपने लोगों की खबरों को आना जाना बंद कर रखा, इलाज की गुंजाइश नहीं है, कहीं आना जाना नहीं है। आपने कश्मीर को अभी से ही विदेश बना दिया है, और कश्मीरियों के साथ आप विदेशी जैसा बर्ताव कर रहे हैं। इतिहास में ये धारा 370 को हटाना और फौज की बंदूक के बल पर अपनी दावेदारी पेश करना बहुत तकलीफ के साथ याद किया जाएगा। आखिरी बात मैं ये कहूंगा तिरंगे झंडे की। मैं पिछले दिनों कोई प्रोग्राम देख रहा था जिसमें वो दिखा रहे थे कि ये जो लाल चौक है श्रीनगर का, वहां पर तिरंगा लेके किसी का एक व्यक्ति का भी जाना बड़ा मुश्किल होता था। अब तो वहां तिरंगा ही तिरंगा है। ये गलतफहमी है। तिरंगे के पीछे का जो सच है वो बहुत ही भयानक है। उसको दिखाने का साहस न हमारी सरकार को है, न हमारी मीडिया को। मैं समझता हूं कि कश्मीर के बाहर के लोगों को कश्मीर के मुद्दे को वैसे ही नंबर 1 रखना चाहिए जैसे कभी जयप्रकाश नारायण ने नागालैंड का सवाल उठाया था, जैसे कभी जयप्रकाश नारायण ने कश्मीर का सवाल उठाया था। आज अभी 4 दिन पहले जयप्रकाश जी की जन्मतिथि आई, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बरसी आई, गांधी जी का जन्मदिन आया। इन तीनों के दिखाए रास्ते से कश्मीर तक आवाज पहुंचानी चाहिए। हम जो भी करेंगे वो बेहद कीमती होगा, ये मैं आपको अपने तजुर्बे से कहता हूं। जी रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद भाई साहब, लास्ट वर्ड आपसे इस अश्योरेंस के साथ कि बिल्कुल एक दिन हम लोग एक 12 घंटे का टॉकाथॉन करें, आप सब लोग आए और देश के उन लोगों को बुलाया जाए जो बहुत विचार रखते हैं, उनके विचार अहम हैं,
लेकिन कश्मीर के बारे में भी उनसे जरा पूछा जाए और एक बार जैसे नींद से जगाने की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। आनंद सर। नहीं, बिल्कुल, इसमें दिल्ली से ही ये बीमारी चली है और दिल्ली में ही इसका समाधान खोजना होगा। भारत की राजनीति के इस नाजुक मोड़ में कश्मीर बलि का बकरा बनाया गया है और जब तक ये हिंदुत्व आधारित, उसमें कश्मीर जो मुस्लिम बहुमत का प्रदेश है उसको सजा, बेगुनाह की सजा मिलती रहेगी। इसलिए जरूर करना चाहिए और आप जब शुरू करेंगे देखिएगा कि उसका परिणाम देश भर में होगा, उसकी गूंज कश्मीर तक में होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।